हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ एनालिसिस सेशन। तो हमने पिछली वाली सीरीज के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे 2024 और 23 के, ठीक है। उन्हीं का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, ओके। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रही थी। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस सीरीज का या आपके किसी भी PYQ एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज योर रिविजन। क्या है आपका? रिविजन। व्हाई? बिकॉज रिविजन इज व्हाट? रिविजन इज योर की टू व्हाट? की टू योर RAS ड्रीम। आपने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने उसको एनालाइज करके और समझ लिया। आज के 7 दिन बाद अगर आप उस क्वेश्चन को रिविजिट कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं हो पाएगी अगर आपने क्या नहीं किया होगा, उसका रिविजन नहीं किया होगा, राइट। सो रिविजन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ओके। सो रिविजन आप कैसे करेंगे? आपके पास आपको एक फोल्डर बनाना है अपने PYQs का, ठीक है। फोल्डर बना लो, A4 साइज शीट्स ले लो, एज यू फील कंफर्टेबल डू इट दैट वे। वैसे आपको करना है। पेपर के अंदर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज उनके नोट्स बनाने हैं। जैसे हमने अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद में हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे रिलेटेड, उसके आप एकदम क्रिस्प पॉइंट वाइज क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे कि भाई इस टॉपिक से ये चीज रिपीट हो रही है, इसके मैंने फटाक से नोट्स बना लिए। एंड एवरी डे यू हैव टू रिवाइज देम। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करके रखे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया आज आपने पूरे दिन में, उसका एनालिसिस किया, कॉपी में नोट्स बनाए छोटे छोटे से। बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं, नो, यू हैव टू मेक वेरी शॉर्ट पॉइंट वाइज नोट्स। उसको आपको रात को रिवाइज करना है, ठीक है। सेकेंड डे आपको कल का भी रिवाइज करना है और आज का भी रिवाइज करना है। फिर थर्ड डे आपको 2 दिन का और आज का। तो जैसे जैसे आप 7th डे तक पहुंचोगे तो आपकी वो जो सब चीजें हैं वो ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज हो चुकी होंगी और वो आपके दिमाग के अंदर क्या हो गई होंगी, एकदम फिट हो गई होंगी, राइट। So this is what is important when you are analyzing your previous year questions. Your revision is very important, ठीक है। I hope you have understood. So ये जो questions हैं इनको सिर्फ देखना नहीं है आपको, इनके क्या बनाने हैं आपको? इनके proper notes बनाने हैं so that उनको revisit करना आपके लिए आसान हो। जब आपका मेन एग्जाम हो तो आप फटाफट से उन पॉइंट्स को जल्दी से एक बार स्कैन थ्रू कर लो, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात मेरी? सो योर रिविजन इज व्हाट? योर की टू RAS ड्रीम, राइट। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का ही ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? दैट which one of the following statements is which one of the following statement is not correct regarding your no confidence motion, okay. What it is saying? It is saying that which one of the following statement is not correct regarding your no confidence motion. सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली स्टेटमेंट देखो क्या है। 27 no confidence motions, 9 confidence motions have been moved till your 15th August 2023. क्या बोल रहा है ये? That 27 non-confidence motions and 9 confidence motions have been moved till your what year? Till your 15th of August 2023. Okay. So this statement is absolutely correct. Why? Because factual चीज है। जब भी हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अभी तक कितने वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस मूव हो चुके हैं। इट इज 27 and 9 कॉन्फिडेंस मोशंस, ओके, टिल 2023 तक।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, दैट लाल बहादुर शास्त्री faced the most no confidence motions per office year. क्या बोल रहा है ये, दैट लाल बहादुर शास्त्री जी ने पर ऑफिस ईयर सबसे ज्यादा क्या फेस किए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस. सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? अगर हम ये पर हटा दें, पर अगर हम हटा दें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 नो कॉन्फिडेंस मोशंस आए फेस किए इन्होंने इन द स्पैन ऑफ 2 years. कितने? 3 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किए हैं फेस इन द स्पैन ऑफ 2 years. ठीक है. वेयर एज एक और इंसान है जो कि है वीपी सिंह जी. ठीक है. हु? वीपी सिंह. Who has faced how many? 1 year के अंदर उन्होंने 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किए हैं. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट? दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. ठीक है. अगर ये पर हट जाता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती. ठीक है. क्योंकि सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन तो इन्होंने फेस किए 3, बट जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है पर ऑफिस ईयर, तो पर ऑफिस ईयर तो हु हैज फेस्ड, पर ऑफिस ईयर तो वीपी सिंह जी हैज फेस्ड 1 ईयर के अंदर ही 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो लाल बहादुर शास्त्री फेस्ड द मोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशंस ऑफिस पर ऑफिस ईयर इज व्हाट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. क्योंकि 2 साल में उन्होंने 3 फेस किए थे, नॉट पर ईयर. पर ईयर सबसे ज्यादा किसने फेस किए हैं? इट इज वीपी सिंह. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट? दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, इनकरेक्ट. So our correct option will be what? Option number 2. But still we are going to see the next 2 statements as well. The member who wants to move no confidence motion gives notice to the speaker of the Lok Sabha in writing. Yes, of course, this statement is absolutely correct. जिस भी member को no confidence motion लाना होता है उसको पहले speaker को देना पड़ता है in writing. Yes or no? Then only the speaker will admit that no confidence motion because it is a very big thing. नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कि आप एज अ मेंबर ऑफ द हाउस, आपके जो गवर्नमेंट है उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आप नहीं चाहते हो आप उस गवर्नमेंट का साथ देना. ठीक है. उस गवर्नमेंट के पास में मेजॉरिटी अब नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाते हैं इन द हाउस. ठीक है. अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है, तो जो सरकार है वो गिर जाती है. ओके. Understood? This is that important. So what the statement is saying that जो भी मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है उसको पहले स्पीकर को लोकसभा के राइटिंग में देना पड़ेगा. लोकसभा के स्पीकर को क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज more important in the lower house of people where the MPs are elected directly by the people. So no confidence can be brought there. Okay? Understood everyone? Next statement हम देख लेते हैं. No confidence motion can be moved only in the Lok Sabha. Absolutely, मैंने जैसे अभी बताया. क्यों? क्योंकि लोकसभा क्या है? लोकसभा is the house of people. क्या है लोकसभा? It is the house of people. And over here only there can be shown what? Dissent. ठीक है. गवर्नमेंट के खिलाफ अगर किसी को अपना वो शो करना है तो वो लोकसभा के अंदर ही हो सकता है. और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी कहां पर ही जाता है? सीधा आपका लोकसभा में. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 2. आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. पहली स्टेटमेंट क्या है? दैट the Lok Sabha elections of 1989 marked the end of what the political scientists have called the Congress system. हमारे देश में कांग्रेस सिस्टम था. यस. कांग्रेस वाज कैरेक्टराइज्ड एज द मेन डोमिनेंट पार्टी, राइट. और ऑपोजिशन जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी. लेकिन 1989 का जो इलेक्शन था उसके अंदर 1989 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसके अंदर एक हंग पार्लियामेंट बनी थी. यस और नो? कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था. नेशनल फ्रंट जो कि वीपी सिंह ने लीड किया था, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस इलेक्शंस के अंदर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेकुलेशंस और ये सब कुछ बनाते हैं, करते हैं,
उन्होंने क्या बोला था, दैट दिस टाइम वाज कॉल्ड एज द end of what? End of the Congress system. And this statement is absolutely correct. Because कांग्रेस की जो हेजेमनी थी, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, वो इस इलेक्शन में क्या हो गया था, कम हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. द इंडियन नेशनल कांग्रेस emerged as the single largest party in the 1989 लोकसभा इलेक्शंस. क्या बोल रहा है ये, दैट लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी. 197 सीट्स उन्होंने जीती थी. ठीक है. लेकिन ये एक बहुत मतलब शॉर्ट टाइम ऑफ सिंपल मेजोरिटी थी और उससे गवर्नमेंट नहीं बन पाती. ठीक है. उससे गवर्नमेंट नहीं बन पाती. दो सिंगल पार्टी थी, लार्जेस्ट इमर्ज हुई थी, लेकिन उस सिंगल पार्टी की सीट्स इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो एक गवर्नमेंट बना पाए. ठीक है. इसलिए फिर इंडिया के अंदर क्या बनी थी उस टाइम पे, इंडिया फॉर्म्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो व्हाट, इट इज करेक्ट. अब आप सोचोगे, अगर किसी बच्चे को इस बारे में नहीं पता है तो वो देखेगा यार ये दो स्टेटमेंट्स तो कॉन्ट्रास्टिंग लग रही हैं. ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम हो गया और फिर भी 1989 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. तो किसी अदर बच्चे को जिसने नहीं पढ़ी ये चीजें, उनको तो लगेगा ना कि यार ये तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा. बट हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. दो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बट इतनी इसके पास में सीट्स नहीं थी कि ये अपनी गवर्नमेंट बना पाए. इसलिए क्या बनी थी, एक कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी लेड बाय वीपी सिंह, नेशनल फ्रंट. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट, दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट एंड दिस इज आल्सो व्हाट, करेक्ट. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दिख रही हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक गलत या एक सही हो. थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा. सो व्हाट इज इट, द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे टैकल कर रहे हैं. ठीक है. इतना आप सब लोगों को समझ में आया. आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर आर्टिकल 103. क्या बोल रहा है ये, अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी. क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी before giving any decision on question regarding the disqualification of members of the Lok Sabha. क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा आर्टिकल 103 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट को किससे, कौन सी अथॉरिटी है जिससे क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जिसके साथ में डिस्कस करना चाहिए बिफोर व्हाट, बिफोर डिस्क्वालिफाइंग द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा. कौन सी है वो, कौन सी है, क्या सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं. इलेक्शन कमीशन. क्यों, आर्टिकल 103 का क्लॉज 2 जो है, आर्टिकल 103 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है दैट प्रेसिडेंट के पास ये क्या है, पावर है, दैट ही कैन टेक द ओपिनियन ऑफ whom, ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है. बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा. आपको पता है ना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर्स एंटी डिफेक्शन के तहत, राइट. 10th शेड्यूल में है आपके. वो कौन डिसाइड करेगा, वो तो आपका स्पीकर डिसाइड करेगा. ये दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन है. ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. वो वाला डिस्क्वालिफिकेशन दूसरा होता है जो आपके 10th शेड्यूल के जरिए होता है. ठीक है, जिसमें एंटी डिफेक्शन का लॉ लगता है, वो अलग होता है. ये 103(2) के अंदर प्रेसिडेंट के पास में और जो ग्राउंड्स है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के, उसके तहत अगर कोई डिसीजन लेना है प्रेसिडेंट को, तो वो किससे ओपिनियन ले सकता है, ही कैन टेक इट्स ओपिनियन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये समझ गए होंगे आई होप कि ये वाला डिस्क्वालिफिकेशन अलग है और जो प्रोसेस होता है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर 10th शेड्यूल जो आपका एंटी डिफेक्शन होता है, वो वाला चीज अलग है. दीज आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, आगे चले हम.
आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दैट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर्स declared by proclamation that a grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance। क्या बोल रहा है ये कि विच डेट, कौन सी डेट के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर्स डिक्लेयर्ड बाय प्रोक्लेमेशन दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्टेड वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रेटेंड बाय व्हाट, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गया जैसे कि, ठीक है, और एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे 3-4 ग्राउंड्स आपके दे रखे हैं इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी डेट के ऊपर ये इमरजेंसी लगाई गई थी, किस बेसिस के ऊपर, आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर। सो आप सब लोगों को पता है कि 25 ऑफ जून 1975, 25 ऑफ जून 1975 में इंडिया के अंदर एक इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। किसने लगाई थी? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है। किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। क्या बोला उन्होंने कि एक देयर इज अ मैटर ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और यहां से आपका जो इमरजेंसी का पीरियड हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो दिस वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टांसेस ऑफ योर इमरजेंसी। किसने लगाई थी? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने। किसके कहने के ऊपर? योर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बट यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर इसी टाइम के ऊपर लगी थी आपकी इमरजेंसी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से टू यू। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल ऑफ द वीडियो के अंदर बताया, ठीक है, दैट रिविजन करना इन सब चीजों का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिविजन ही है आपकी की, ठीक है। तो इन सब चीजों के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे कैसे? एकदम शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के और उनको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in joint sitting of both the houses of parliament, first; in a joint meeting of both the houses of parliament, second; in a joint session of both the houses of parliament, third; and both houses of parliament assembled together। देखो डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सेशन and assembled together, मतलब simply assembling, if they are simply assembling together। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जॉइंट सिटिंग का जो मैकेनिज्म है वो कब होता है? जब क्या बन जाता है? जब एक डेडलॉक बन जाता है। किसके बीच में? बिटवीन लोकसभा एंड योर राज्यसभा। तब एक जॉइंट सिटिंग होती है ताकि ये डेडलॉक रिजॉल्व हो सके किसी भी बिल, किसी भी इशू से रिलेटेड। और उसको कौन प्रिसाइड करता है? इट इज प्रिसाइडेड बाय योर स्पीकर, राइट? यस और नो? स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। जॉइंट मीटिंग जो है, जॉइंट मीटिंग मतलब बहुत प्रिसाइज टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स से, जो प्रोसीजर्स होते हैं आपके उससे रिलेटेड। तो वो जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, असेंबलिंग टुगेदर भी हो सकता है, मीटिंग तो कोई से भी हो सकती है, राइट। उसके बाद में देखो थर्ड क्या बोल रहा है? जॉइंट सेशन। मतलब जॉइंट सेशन जो है आपका वो एक बहुत मियर वर्ड है, ठीक है। वो किसी डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है, किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है, बट किसी स्पेशल ओकेजन या किसी स्पेशल रीजन की वजह से किया जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन डेलीगेशन अगर इंडिया के अंदर आ रहा है तो एक ज्वाइंट सेशन हो सकता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है. बट वेन देर इज एन असेंबली ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर, ठीक है, जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर की कोई भी असेंबली होती है, ठीक है, तो आर्टिकल 87(1) के तहत, ठीक है, कौन आपका फर्स्ट सेशन उसका एड्रेस करेगा? जब भी दोनों हाउस टुगेदर असेंबल होते हैं तो इट विल बी एड्रेस्ड बाय योर प्रेसिडेंट, ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. नाउ सी, हम लोग कई बार इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी प्रिसाइज विथ व्हाट वर्ड्स आर वी यूजिंग, ठीक है. तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें, या फिर हम कभी मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो हमें इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है. जब भी फर्स्ट जो है क्या बोलते हैं सेशन स्टार्ट होता है हर एक साल का, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है वो साथ में असेंबल्ड होती है, और इस असेंबल्ड मीटिंग को कौन एड्रेस करते हैं? आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अंडर व्हाट? अंडर आर्टिकल 87 का क्लॉज 1, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Under Rule 377 of Rules and Procedures and Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the maximum number of matters that can be raised by Lok Sabha members in one day are, मतलब इस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से लोक सभा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स जो है वो कितने हो सकते हैं? इट कैन ओनली बी व्हाट? इट कैन ओनली बी 20. एक दिन के अंदर 20 से ज्यादा मैटर्स रेज नहीं हो सकते हैं. किसके अंदर? लोकसभा के अंदर. ये प्रोविजन क्यों लाया गया होगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस प्रोविजन वाज ब्रॉट? इट वाज ब्रॉट बिकॉज अगर लोकसभा 20 से ज्यादा चीजें अडॉप्ट कर रही है, मतलब वो बहुत ज्यादा लोड ले रही है अपने ऊपर, एंड जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है तो क्या हम सही डिसीजन ले पाते हैं? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक वाइज एंड प्रॉपर डिसीजन, और प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता फिर उस चीज के ऊपर, ठीक है. तो इसी चीज को जो है नहीं होने देने के लिए ये एक पर्टिकुलर रूल है आपके, जिसमें 20 से ज्यादा टॉपिक्स एक दिन के अंदर पार्लियामेंट में अडॉप्ट नहीं हो सकते हैं, डिस्कस नहीं हो सकते हैं, रेज नहीं हो सकते हैं, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास. आगे इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ these particular topics only. Till then, keep revising, keep learning, and keep making notes of it and keep revisiting those notes, so that जो भी आपने पढ़ा है वो एक वेस्ट में ना चला जाए और वो आपके लिए इन फ्यूचर प्रोडक्टिव हो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.